स्वागत है आपका अपने चैनल जियो डिकोड में। दोस्तों, द हिंदू में ये आर्टिकल आया था, यूएस डिप्लॉयज एयरक्राफ्ट कैरियर एज ईरान वॉर्न अगेंस्ट अटैक। जो अमेरिका कह रहा था अभी तक कि हम हमला नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, हम सिर्फ ग्रीनलैंड को भी वैसे ही एक्वायर करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आखिरकार उसने मिडल ईस्ट में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिया है। तो जानते हैं, the United States has deployed a major naval force to the Middle East, led by the U.S. Abraham Lincoln Aircraft Carrier Strike Group. CENTCOM confirmed that the strike group has entered its area of responsibility, including water near the Arabian Sea and the Indian Ocean, positioning it within a reach of Iran and key strategic choke points. U.S. officials say the deployment is meant to promote regional security and stability, but the move significantly boosts American military presence and amid heightened tension. Trump rhetoric. Former US President Donald Trump has publicly framed this movement as a massive armada heading toward Iran and warned that the time is running out for Iran to negotiate a nuclear deal. He has reiterated that military action is potential of option, saying any future strike would be stronger than past actions. देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प अपने अंदाज में कह रहे हैं कि जैसे पिछली बार जो हमला ईरान पर हुआ था, जो अमेरिका ने स्ट्राइक की थी, ये इससे कई ज़्यादा घातक होने वाला है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो अपना एयर क्राफ्ट कैरियर जो तैनात किया है, तो वो जो है ना, वो अरेबियन सी के अरेबियन सी जो है ना, वहाँ पे तैनात किया है। एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो अभी तक सामने आई नहीं है, तो अभी जो आने वाली है तो वो पता ही चलेगा। नेक्स्ट में देखेंगे अमेरिका के जो आप देख रहे होंगे इमेज में कि पूरे जो बहुत सारे बेसेस जो है ना वो मिडल ईस्ट में है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना, तो वहाँ पे इसलिए तैनात किया गया है कि वो वहाँ पे तैनात होगा ज़्यादातर जहाँ पे बेसेस जो है ना वो बहुत उनके नज़दीक रहेंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो फाइटर जेट जो लेके आएगा तो उसको भी फ्यूल अप करना पड़ेगा। तो और वहाँ से ईरान के यहाँ पे जाना पड़ेगा। ईरान के यहाँ पे अटैक करने के लिए जो जाएंगे तो उनको फ्यूल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इस इमेज से हम आप समझ सकते हो कि अमेरिका के जो बेसिस है वो कहाँ कहाँ पे। इस पर ईरान का क्या रिएक्शन है? तो Iranian leaders have issued stark and repeated warning that they are ready to respond immediately and forcefully against US military attack. Iran Foreign Minister and Revolutionary Guard official have stressed readiness to defend the nation and caution against action they see as a destabilizing. Framing as instability, Tehran has described the US military buildup, especially another aircraft carrier arriving, as not contributing to regional security and warned such moves could fuel instability. Public messaging in Tehran, anti-US billboards, and imagery depicting retaliation against the US carrier have been displayed, underscoring the intensity of the rhetoric. ईरान का कहना है कि हम इसके लिए 100% तैयार हैं, पूरी तरीके से, कि हम अमेरिका को उसकी जो उसकी भाषा में उसको जवाब दे सकें। पर देखा जाए तो ईरान जो है वो एक वीक कंट्री भी नहीं, उनके पास बहुत सारी मिसाइल्स है। जब उन्होंने इसराइल पर हमला किया था तो हमने उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स देखी थी। उनका ये भी कहना है कि उनका कहना है, अभी तक दुनिया को पता नहीं है कि उनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास सुपरसोनिक, हाइपर सुपरसोनिक भी मिसाइल है। अगर होगा तो ये अमेरिका के लिए थोड़ा बहुत टेंशन वाली बात होगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है तो उस पर अगर 8-10 मिसाइल भी गिर जाएगी तो वो 100% डिस्ट्रॉय हो सकता है। हाँ, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल या सुपरसोनिक मिसाइल वो रशिया से भी ले सकते हैं या चाइना से भी ले सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये जो अमेरिका का कहना है कि वो हम जो रीजन की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए हमने ये कैरियर भेजा है, तो उसके लिए नहीं। तो अगर उनका कैरियर वहाँ पे आया तो इससे जो रीजन की स्टेबिलिटी नहीं, इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। जो वॉर का एक तरह से खतरा है वो बढ़ सकता है। अभी तक ईरान ने जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को धमका के रखा था कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि आप अमेरिका के जो बेसेस है वो आपकी कंट्रीज़ में है।
तो और फ्यूल अप करने के लिए तो उनको 100% मिडल ईस्टर्न कंट्रीज उनकी जो बेसिस है वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर ईरान ऐसा कर पाता भी है या नहीं। पर अमेरिका की इस हमले की वजह से जो काफ़ी सारे लोग जो खमेनी के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने अमेरिका के लिए बिलबोर्ड्स लगाना या उन्होंने रैली निकालना चालू कर दी है, प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है कि आप ईरान पर हमला नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। रिटर्स ने कहा है कि यूएस ऑफिशियल सेज वॉशिंगटन इज ओपन फॉर बिजनेस इज ईरान विशेष टू कॉन्टेक्ट है। अभी ये बात समझने की ज़रूरत है दोस्तों। पहले समझिए, जियोपॉलिटिक्स जो है ना, उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। जो पहली है पैसा और दूसरी है पावर, या पावर या पैसा ऐसा भी कह सकते हैं। जिसके पास पैसा है उसके साथ पावर आ जाती है, और जिसके पास पावर है उसके पास पैसा अपने आप आ जाता है। अमेरिका के पास पैसा है इसलिए सारे लोग उनकी सुनते थे, और उसके बाद ही उनके पास पावर गई थी। इसलिए वो पूरे दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता था, और सारे लोग हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। पावर इक्वल टू मनी, या मनी इक्वल टू पावर, ये प्रिंसिपल जो है ना, ये जो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी ये भी हमको ये बात समझनी चाहिए कि अमेरिका को जो चलाने वाले जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो अभी एक लीडर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन है और वो एक बिजनेस की तरह अमेरिका को चलाना चाहते हैं। हर बात में वो प्रॉफिट ढूंढते हैं। उनका फ़ायदा क्या है, उनके देश के लिए रहे ना रहे, उनको क्या मिलता है इससे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ट्रम्प ये चाहते हैं। देखिए, एक देश जो है वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में के जो एरिया है वहाँ पे भेज रहा है। वो एक मिडल ईस्टर्न कंट्री को थ्रेट कर रहा है कि हम पर स्ट्राइक कर देंगे, अटैक कर देंगे। और फिर वही जो है ना, वहाँ उसी अमेरिका की, मतलब अमेरिका के जो ऑफिशियल्स है, वो मिनिस्टर्स है, वो आके कहते हैं कि हाँ, वॉशिंगटन इज़ ओपन टू डील विथ ईरान फॉर बिजनेस। तो समझिए बात, ये जो जो कुछ भी ये हुआ है ना, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली हुआ है। अमेरिका ने इतना प्रेशर अभी ईरान पे डाल दिया है ना, कि ईरान ने अगर अमेरिका के साथ मतलब डील करना अगर कबूल कर दिया है, अगर मंजूर किया ईरान ने कि हम अमेरिका से डील करने वाले हैं, ऐसा है, तो अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। ट्रम्प ईरान पर हमला नहीं करेंगे। पर ईरान में अभी देखो, समझने वाली बात है, अमेरिका ने वेनेजुला पे के प्रेसिडेंट को उठाया। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे उनकी नज़र ऑयल पर थी। पहले उन्होंने बहुत सारी बातें की है कि ये ड्रग सप्लाई करता है, इनकी वेनेजुला की वजह से अमेरिका को एक खतरा है, या वहाँ से बहुत ज़्यादा ड्रग्स आते हैं, उनका जो प्रेसिडेंट है वो भी इस बिज़नेस में मिला हुआ है, ऐसा है वैसा है, उन्होंने बहुत कहा। जब से अमेरिका ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठाया, ट्रम्प ने, मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि ट्रम्प पूरी तरह से पलट गए। उन्होंने क्या कहा है, अभी वो ऑयल की बात कर रहे हैं वेनेजुला के ऊपर। ईरान के पास भी वो बहुत ज़्यादा ऑयल है, और ईरान अपना ऑयल पूरे मार्केट में नहीं बेच सकता है क्योंकि उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब ईरान का ऑयल कौन खरीदता है? सबसे ज़्यादा चाइना खरीदता है। तो अगर ईरान ने कहा कि हम आपको यहाँ पे ऑयल निकालने की परमिशन दे देते हैं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हम आगे भेज देते हैं, तो अभी अगर ईरान ने ऐसा कहा तो ट्रम्प वहाँ पे हमला नहीं करेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, अमेरिका जो है ना, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है, कोई मतलब उनको लेना देना नहीं है। ईरान के डॉक्टर्स जो है ना, उनका ऑफिशियल कहना है 16,000 से ज़्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं। ईरान ने इराक के जो छोटे छोटे जो वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप है ना, तो वहाँ से लोगों को बोला कि यहाँ पे इनको मरवाया है। तो वहाँ से लोग, इराक से ईरान में लोग आने आ रहे हैं, और उन्होंने लोगों पर फायरिंग की है। 16,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका जो कहता है ना कि हमको पीस की पड़ी है, हम दुनिया में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अगर ईरान ने, खोमेनी ने कहा, कह दिया आप यहाँ से तेल निकाल सकते हो, अमेरिका ईरान के लोगों का हाथ छोड़ देगा। सीधी सी बात है। और स्ट्रैटेजिकली ये सब कुछ हो रहा है। स्ट्रैटेजिकली कैसा, अभी ये मैं आपको आगे बढ़ के चल के बताता हूँ। देखिए,
ईरान ने जो है ना वो किसी देश पर डायरेक्टली हमला नहीं करता था, उसने जो है ना अपने प्रॉक्सीज बना के रखे थे। समझिए बात को। जो प्रॉक्सीज कौन से थे, तो हिजबुल्ला था, हमास था, पैलेस्टीन ऑफ इस्लामिक जिहाद था, कतैब हिजबुल्ला था, हुतीस था। ये ईरान के जो है ना ये प्रॉक्सीज थे। ईरान इनको पैसा सप्लाई करता था, ईरान इनको वेपन्स देता था, और ये इस वजह से जो भी बाकी की पूरी दुनिया भर में दुनिया के जो भी देश है वहाँ पे अनस्टेबिलिटी फैला रहे थे। ये ईरान का कहना था। अगर ईरान पर अमेरिका ने डायरेक्ट हमला कर दिया तो बहुत सारे लोगों का ऐसा हो जाएगा कि ये जो प्रॉक्सीज है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इससे दुनिया में खतरा बढ़ सकता है। ये बात तब सही थी। आज से अगर 2 साल पहले अगर ये बात होती, मतलब 3 साल पहले अगर ये बात होती थी ना, तो ये बात सही थी, पर अभी नहीं। मैंने पहले भी अपने इसमें वर्ड यूज़ किया है स्ट्रेटजी के लिए। अभी ये स्ट्रेटजी के लिए क्या है वो समझिए। हमास ने इसराइल पर हमला किया। हमास ने इसराइल पर हमला किया था अक्टूबर में। तो इसराइल ने पूरा का पूरा जो इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने पूरा का पूरा गाज़ा तहस नहस कर दिया। अपनी आर्मी जो है, इसराइल ने सीधे सीधे गाज़ा को इन्वेट कर लिया, अपनी आर्मी वहाँ पे उतार दी। देखिए, उसने पूरे के पूरे हमास को, मतलब अगर देखा जाए ना तो 70% से ज़्यादा हमास ख़त्म हो चुका है। उनके जो लीडर्स है वो भाग रहे, छुप रहे, बुर्का पहन रहे हैं, दिख नहीं रहे कहाँ पे गया, क्योंकि उनको पता है अगर हम कहीं पे भी दिख जाए तो ये हमको मतलब कभी भी मार सकते हैं। हमास गया सबसे पहले। इसराइल ने अगर देखा जाए ना तो ये ऑपरेशन जब से लॉन्च किया था ना तो राइजिंग लॉयन इसका नाम दिया था। तो ये राइजिंग लॉयन क्या है, तो ये वहाँ से अगर देखा जाए ना तो आपको एक एक कड़ी अगर जोड़ के देखी जाए ना ये समझ में आएगा। पहले हमास गया, अभी दूसरा हिजबुल्ला। हिजबुल्ला जो है ना ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉक्सी है ईरान की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी। इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया। ही सॉरी, इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, उसमें हिजबुल्ला जो तो थे, हिजबुल्ला के काफ़ी लीडर्स मारे गए थे और उनके संगठन के जो लोग थे उनको भी मारा। आपको अगर याद है तो 2 साल पहले वो पेजर ब्लास्ट की जो न्यूज़ आई थी उसमें 1,500 से 2,000 लोग मारे गए थे। तो बहुत मतलब टारगेट कर करके बहुत बेरहमी से मारा था इसराइल ने, क्योंकि वो बहुत पहले से इस बात की जो है ना क्या कहते हैं तो प्लानिंग चालू थी। उन्होंने पेजर का इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन हो गई, सोलार हो गया, और उन्होंने एयर स्ट्राइक भी काफ़ी की थी लेबनान में। तो दूसरी बात, हिजबुल्ला जो है उसको मतलब अभी कमज़ोर कर दिया गया है। तो अभी देखो, हिजबुल्ला जो आदमी है ना, मतलब हिजबुल्ला जो संगठन है ना वो जो है ना उसको पैसा खाली ईरान ही नहीं देता था। इन संगठन, हिजबुल्ला की बात नहीं, इन ये जो संगठन है ना तो इनको एक बहुत सा हिस्सा पैसों का जो आता था ना यहाँ पे, तो वो आता था ड्रग्स बिजनेस जो रहता है ना उसकी फंडिंग से। अगर आपने नेशनल ज्योग्राफी पे डॉक्यूमेंट्री देखी होंगी, अगर यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल है, तो अगर देखेंगे ना तो ड्रग्स का बहुत मतलब गहरा रिलेशन है हिजबुल्ला के साथ, हमास के साथ। जो भी दुनिया भर में ड्रग्स बेची जाती है ना तो उनका बहुत सारा जो हिस्सा है ना, हिजबुल्ला के जो कई आतंकी वो ड्रग्स का पूरा खुला व्यापार करते हैं। वो ड्रग्स बेचते अलग अलग दुनिया को, और उसी पैसे से वो हथियार खरीदते हैं, उसी पैसे से वो फिर किसी देश पर, किसी कंट्री पर अपनी हुकूमत जमाते हैं या फिर वहाँ पे जाके अटैक करते हैं। तो इन लोगों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम जो रहता था ना वो करता था मादुरो। दो देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा हमास कमज़ोर हो गया, हिजबुल्ला कमज़ोर हो गया, अभी तीसरा आते हैं मादुरो के ऊपर। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने उस देश पर हमला नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि ये ड्रग बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये है वो है। उन्होंने सीधा मादुरो को ही उठा लिया। अभी मादुरो जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला था, अभी उनका पास जो बंदा जो एक देश का प्रेसिडेंट था वो चला गया। अभी वहाँ पे जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी, जो अभी प्रेसिडेंट बन के वेनेजुएला को संभाल रही है, वो प्रो अमेरिका है। तो अगर देखा जाए ना तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। चौथी बात, सीरिया। सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी जो प्रो रशिया था। इन्होंने वहाँ पे रेजिम चेंज कर दी।
तो ऐसा धीरे धीरे करके इन्होंने ईरान को जो है ना, जो लोग ईरान को आगे चल के सपोर्ट कर सकते थे ना, तो इन्होंने सबको कमज़ोर कर दिया है। अभी अमेरिका ईरान पर है ना, मतलब इतना प्रेशराइज कर दिया है कि इन्होंने ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर ईरान ने खुद किया, फ़ोन किया, खुद कहा कि हम अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं, तो हम डील करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से ईरान को सबने अलग थलग कर दिया। फिर ईरान क्या करेगा अभी? ईरान को समझ में आ रहा है कि जो कंडीशन है वो अपने लिए फेवरेबल नहीं है। तो मैं तो मरूंगा, मैं तो जाऊंगा, तो मैं जितना हो सकता है ना, तो मैं उतना नुकसान करके जाऊंगा। समझ रहे हैं कि मतलब अभी वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो वैसी बात है। जितना हो सके मैं अमेरिका को नुकसान कैसे कर सकता हूँ, मैं अमेरिका को करूँगा। इसराइल को कर सकता हूँ, इसराइल को करूँगा। और जो मिडल ईस्टर्न देश इनका साथ दे रहे हैं, उनको करूँगा। तो ये सब बातें जो है ना, अभी फ़िलहाल जियो पॉलिटिक्स में चल रही है। तो अभी थोड़ी देर में, दिनों में पता चल जाएगा कि अमेरिका ने हमला किया नहीं किया, क्या होता है आगे। रिजिम तो चेंज होने वाली है, ये कंफर्म है। इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन एक ही है कि अगर खोमेनी जो है ना, तो खोमेनी ने एक ही काम करना पड़ेगा। जो भी उनके लोग हैं, उठो वहाँ से निकलो और रशिया जाके सेटल हो जाओ, अगर बचना चाहते हो तो। नहीं तो अमेरिका वेनेजुएला की तरह एक ऑपरेशन कर देगा इजराइल का साथ लेके, और खोमेनी को उठा लेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।